तो दोस्तों मैगी शो में स्वागत है और मैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो इस कहानी के विलेन से मिल लेते हैं एंड इनका नाम मैंग होता है, जो कि इस कहानी पे हमारी हीरोइन शाओ के ऊपर स्मोकिंग करती है और उसकी मम का उसे फ़ोन आ रहा होता है कि बेटी तुम जल्दी से फ़ोन उठा लो। वो अपनी मम का फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जो मैंग की फ्रेंड होती है वो फ़ोन छीन लेती है और मैंग को फ़ोन दे देती है। तो मैंग भी फ़ोन ले लेती है। तो शाओ अपना फ़ोन वापस उठाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो उस बिल्डिंग से गिर जाती है और फ़ोन पिकअप हो जाता है। उसकी माँ बोल रही होती बेटा जल्दी घर आना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मनपसंद खाना तैयार किया है। ऐसा वो सुनती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि एक औरत है जो कि किसी के साथ किसिंग सीन कर रही है। बहुत ही खुश हो रही है, बोल रही है कि मैंने उसे दवा दे दी है, वो पक्का बेहोश होगी। तभी वो देखते हैं कि यहाँ से कोई गया है और उन्हें परछाई दिखाई देती है। तो कोई और नहीं होती बल्कि वो इस कहानी की हमारी हीरोइन शाओ होती है और वो छुपी होती है और डर जाती है कि वो ज़िंदा कैसे है और वो मैंग के घर पे क्या कर रही है। तभी आप एक मेड आती है, बोलती है कि मिस शाओ आप ठीक है ना। वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे टच मत करो। तभी एक फ़ोटो को देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि गॉड ने उसे दोबारा चांस दिया है और अब की बार वो मैडम मैंग की बेटी बन के आई है। वो देखती है और याद करती है कि वही मैंग है जिसने उसको कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा पीटा होता, परेशान किया होता, टॉर्चर किया होता है और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई होती है। अब मैंग प्रेजेंट टाइम पे लिटिल शाओ की मॉम होती है, जो कि उसे बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। तब भी अपने डैड आ जाते हैं और बोलते हैं इतने घर में लोग हैं लेकिन मेरी बेटी शाओ को चोट कैसे लगी। वो अपने पति के सामने लिटिल शाओ का ख्याल रख रही होती है कि तुम बेटा ठीक हो ना, पता नहीं इसे कहाँ से चोट लगी। फिर सोचती है मैंने इसे तो दूध में बेहोशी की दवा दी थी, इतनी जल्दी कैसे जाग गई। वो सोचती है तो मुझे भगवान ने दोबारा ज़िंदगी दी है और मैं कहती है कि मैं बदला लूँगी। अपने डैड से बोलती कि मैंने बहुत बड़ी परछाई देखी थी, तब भी मैं डर गई। ये देखने के बाद तो डैड को शक होता है और वो अपनी वाइफ का कमरा ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पर्दे पे किसी के चप्पल के निशान मिलते हैं। वो खिड़की बंद कर देते हैं और रिएक्ट नहीं करते। वाइफ बोलती कुछ भी नहीं हस्बैंड, आप ज़्यादा सोच रहे थे। लिटिल शाओ सोचती है कि उसके डैड को शक है उसकी मॉम के ऊपर, तब भी वो कुछ क्यों नहीं कह रहे। वो समझती है कि शायद वो सच नहीं कहना चाहते उसके डैड। इसके बाद जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ मैंग से बोलते चलो छोड़ो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अब डैड के जाने के बाद जो मैंग होती है वो बेटी को मार रही होती है शाओ को, लेकिन डैड बीच में आ जाते हैं कि तुम इसे मार क्यों रही हो। वो बोलती है क्योंकि अभी से इसने झूठ बोलना चालू कर दिया है। डैड बोलते हैं छोटी बच्ची डर गई होगी, तुम्हें इसे ऐसे पीटना नहीं चाहिए। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में लेट जाती है और उसे अपनी रियल माँ की याद आ रही होती है। तो वो जाती है और अपने असली घर का फ़ोन यूज़ करती है, वही नंबर पे फ़ोन करती है जो कि पिछली लाइफ में उसकी माँ यूज़ किया करती थी और याद करती है कि उसकी माँ कैसे उसे बोला करती थी कि शेन शाओ तुम्हारे लिए मैंने खाना तैयार कर दिया। लेकिन मैंग की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इस लाइफ में वो मैंग की डॉटर बन के पैदा हुई होती है। वो कांटेक्ट करने का कोशिश करती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो फैसला करती है कि जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक वो मैडम मैंग को जीने नहीं देगी। फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में जाती है। वो पार्टी उसकी नानी ने ही रखी होती है। नानी सभी से बातचीत कर रही होती है, तब तक वहाँ से वो खिसक जाती है बेबी शाओ। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को डांट रहा होता है कि भिखारी कह के तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया। शाओ फैमिली से खाना चुराने की वो छोटा बच्चा होता है, वहाँ से भाग रहा होता है। तो जो शाओ साई होती है वो उस बच्चे की जान बचाती है और उसे भगा के लेके जाती है और उसके पीछे दो लड़के दौड़ रहे होते हैं कि पकड़ो वो चोर भाग रहा है। वो उसे गंदा खाना खाने के लिए मना करती है, बोलती है तुम गंदा खाना क्यों खा रहे हो। वो बोलता है मेरी माँ को मार डाला और मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो बोलती है जो भी हो लेकिन तुम इतना डरो मत, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और उसे अपने हाथ से कैंडी देती है कि तुम इसे खा लो, ये बहुत ही मीठा होगा। वो सब बोलता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझे क्यों बचाया। वो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शाओ है और मैं सिया परिवार की डॉटर हूँ। तभी वो अपनी माँ की बातें सुनती है। माँ के और नानी की बातें नीचे बैठ कर सुन रही होती है। नानी उसकी कह रही होती मैंग क्या तुम पागल हो चुकी हो, अभी तुम शादीशुदा हो और अपने बॉयफ्रेंड से अफेयर कैसे चला सकती हो। वही सारी बातें लिटिल शाओ सुन रही होती है। वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ कहीं जा रही है तो अपनी माँ का पीछा करती है और जो उसकी माँ होती है वो अपने बॉयफ्रेंड
डू से मिल रही होती, दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। अब वो सब कुछ नज़ारा देख रही होती है, समझ में आ जाता है कि मैंग शुरुआत से बहुत बुरी औरत रही है। और वो याद करती है कि जो उसकी डॉटर थी वो साओ थी, वो हर जगह उसे पकड़ने के लिए आ जाती थी। फिर कहती है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने एक बेटी नहीं पैदा की बल्कि अपने लिए दुश्मन पैदा किया है। ये देख के डू बोलते छोड़ो ना, वो हम लोगों की बेटी है, छोड़ो, वो भी बच्ची है, उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शॉ ऐसी गलती करती रहती है। तभी शॉ को पता चलता है कि वो मिस्टर साई की डॉटर नहीं बल्कि वो मिस्टर डू की डॉटर है और वो दोनों कपल्स हैं और वे इस बात को जान जाती है। अब जहाँ पे मैडम मैंग डू के साथ मिलके एक लड़का की प्लानिंग करते हैं, बेबी बॉय की, जिससे वो साई परिवार को जल्दी हथिया सके। अब यही सब चीज़ें खड़े होकर देख रही होती है कि मिस्टर साई अपनी वाइफ मैडम फेंग से कितना प्यार करते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैडम फेंग का अफेयर उनके बॉयफ्रेंड डू के साथ चल रहा है और वह मिस्टर डू की डॉटर है, ना कि मिस्टर साई की। मिस्टर साई उसके पास आते उसे केक खाने के लिए देते हैं। वो सोचती है कि मिस्टर साई कितने बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के पाल रहे हैं। अब वो कार में बैठी होती, बहुत ज़्यादा थकी होती, बहुत चीज़ें सोच रही होती है। मिस्टर साई बोल रहे होते, देखो आज हमारी बेटी बहुत थकी हुई है, सोच भी रही है। मैडम फेंग बोलती वो किस बात के लिए सोच रही है, खेल कूद के थक गई है। इसके बाद वो सपने में माँ को याद कर रही होती है। ये देख के मास्टर साई बोलते कि देखो वो तुम्हें कितना याद कर रही है मैडम फेंग। मैडम फेंग भी सोचती है ये हमेशा तो अजीब बर्ताव करती है, आज मुझे याद क्यों कर रही है सपने में। अगले दिन मैडम फेंग मस्ती में बिजी होती, तभी वो ध्यान देती है कि उनके पैर में किसी ने कील रख दी है। वो गुस्सा करती है कि किसने किया है। ये सब काम लिटिल शॉ को होता है क्योंकि वो मैडम मैंग से बदला लेना चाहती थी। उसके खाने में कॉकरोच डाल दी होती है। मैडम पेंग तो पगला जाती है कि उसके खाने में कॉकरोच कहाँ से आ गया, ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि जब मैडम फेंग कॉलेज टाइम पे थी तब वो ऐसे शाओसिन के खाने पे कॉकरोच डाल दिया करती थी और बोलती थी कि तुम तो पढ़ने में बहुत तेज़ हो ना, तो खाओ उस कॉकरोच को। और यहाँ तक कि उसे बहुत टॉर्चर किया होता है। उसके कमरे में जो लिटिल शॉ होती है, उन्होंने मैडम फेंग के कमरे में चूहे रखे होते हैं। ये सारा काम लिटिल शॉ का होता है। अब जब मैडम फेंग नहा रही होती है तो उसके पानी में सांप डाल दी होती है। ये देख के तो मैडम फेंग डर जाती है। उसकी चीख से वहाँ पे मास्टर साई आते हैं और मैडम फेंग से बोलते क्या हो गया, तुम इतनी आवाज़ें क्यों कर रही हो। वो बताती है कि कोई मुझे मारना चाहता है, पता नहीं मेरे बाथ टब में सांप कहाँ से आ गया, प्लीज़ मुझे बचा लो। हस्बैंड बोलते क्या तुम पागल हो गई हो। पता चलता है कि जो जो चीज़ें उसके साथ मैडम फेंग हो रही थी मैडम फेंग के साथ, वो सारी चीज़ें पास्ट में मैडम फेंग ने कॉलेज टाइम पे शाओसिन के साथ किया होता है। और यही सारी चीज़ें मैडम फेंग अपनी माँ को फ़ोन करके बता रही होती हैं कि बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। ये देख के वो बोलती चिंता मत करो, अगर ये तुम्हारी खुद की बेटी कर रही है तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही तुम करो, बाकी तुम मेरे हाथ में छोड़ दो। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके घर वाले अब्रॉड भेज रहे हैं उसे पढ़ने के लिए। फादर बोलते हैं मन से पढ़ना तुम, और जो उसकी मॉम होती हैं फेंग, वो बोलती है कि बेटा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उन्होंने प्लान बना रखा होता है कि वो जैसे अब्रॉड जाएगी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी बेटी मर जाएगी। फिर वो बाद में मिस्टर साई के साथ मिलकर दूसरा चाइल्ड पैदा कर लेगी जो कि साई फैमिली का वारिस बन जाएगा। अब इस बात को पूरे 18 साल हो गए होते हैं। उससे पूछा जा रहा होता है कि मैडम फेंग आपकी बेटी अब तक तो बड़ी हो गई होगी ना, आपकी बर्थडे पार्टी में वो क्यों नहीं आई है। इधर हम फेफई को देखते हैं जो कि वही लड़की होती है जो कि कॉलेज टाइम से मिलके हमेशा मैडम फेंग के साथ ही रही होती है। आज वो पैसे मांग रही होती है लेकिन मैडम फेंग पैसे देने से मना कर रही होती है। मैडम फेंग की मदर भी आई होती हैं जो कि अपने ग्रैंडसन के साथ में होती हैं। इधर जो उनका दूसरा ग्रैंडसन होता है वो ऊपर खड़ा होके वाइन पी रहा होता है और अपनी दादी माँ की सारी बातें सुन रहा होता है। दादी माँ बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम अपने नाजायज़ भाई को पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये मत बोलो कि उसकी माँ को हम ही लोगों ने मार डाला था सिर्फ संपत्ति के लिए। वो बोलता है कि अगर ग्रैंड पा ने उसकी मदद की ना होती तो कब तक उसे हम सुपरिवार से निकाल चुके होते। ये सारी बातें लू झाओ सुन रहा होता है। इसके बाद हमारी हीरोइन शी शाओ की एंट्री होती है जो कि अब बहुत बड़ी हो गई होती है और इधर मैडम फेंग को गिफ्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। तभी लू झाओ देखता है कि अरे जब बचपन में जिस लड़की ने उसको बचाया था शी शाओ वो वापस आ चुकी है और वो उसे देख के काफ़ी खुश होता है।
इसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है कि माँ मैं आ गई। उसकी माँ तो हैरान होती है कि ये ज़िंदा कैसे है। वो अपनी माँ को पेंटिंग गिफ्ट करती है और जैसे उसकी माँ पेंटिंग खोल के देखती है ना, तो उन्हें कुछ अपना पास्ट याद आ जाता है और बहुत ही घबरा जाती हैं और सोचती हैं ये तो शाओ सिन का पेंटिंग है और शाओ सिन उसकी वजह से ही बिल्डिंग से कूद के मर गई थी। तो उस पेंटिंग को फेंक देती है। वो पेंटिंग शाओ को लगने वाली होती है, लेकिन लू जाओ के बचा लेता है। फादर बोलते हैं शाओ तुम ये क्या कर रही हो, पेंटिंग तुमने किसकी पेंटिंग अपनी माँ को दे दी। वो बोलती है फादर ये पेंटिंग मेरी नहीं है। उसकी माँ बोलती तो बताओ अगर तुम्हारी पेंटिंग नहीं, तुमने मुझे पेंटिंग नहीं दी तो ये पेंटिंग कहाँ से आ गई। तब तक वहाँ पे मेड से पता चलता है कि पैकेजिंग सेम थी तो गलत पेंटिंग आपके पास पहुँच गई। शाओ ने जो पेंटिंग भेजी है वो ये रही पेंटिंग। ये देख के डैड बोलते हैं छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी बेबी शाओ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। वो भी है अपनी माँ से सेम बात बोलती कि माँ पहली पेंटिंग में ऐसा क्या था जिससे आप बहुत ज़्यादा डर गई। अब उसकी माँ तो परेशान हो जाती है कि अगर उसकी खुद की बेटी ने ये पेंटिंग नहीं भेजी तो ये पेंटिंग कहाँ से आई। और दिखाते हैं कि जो मैंने आपको पेंटिंग भेजी थी उसमें मैं, आप और मेरी प्यारी सी माँ है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे शाओ 18 साल से जिस बंदे से बात खुफिया कर रही होती है, जो बंदा उसकी खुफिया मदद कर रहा होता है हर चीज़ को पता करने में, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लू झाओ होता है। लू झाओ जानता था कि शाओ है जो कि उससे हर चीज़ की डिटेल मांगा करती थी। लू झाओ सोचता है कि तुम ही मेरी सेवियर हो जिसने मुझे बचपन में बचाया था, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मैडम फेंग फेफाई से मिलने जाती है कि तुम ही जानती हो कि कॉलेज टाइम पे मैंने किस लड़की को मारा था, तभी तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके बाद यही सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि जब उसकी बेटी छोटी थी तब भी इतनी सारी परेशानियाँ हो रही थी, जब उसकी बेटी आ गई है तो इतना बड़ा कांड हुआ। उसकी माँ बोलती है अगर ऐसा हुआ है तो फिर ठीक है, मैं उसका शादी अपने पोते से करा दूँगी। इसके बाद वो फेफाई से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मैंने सुना कि आप मेरी मदर की दोस्त रही हैं कॉलेज टाइम से, मुझे आप बता सकती हैं कि उस दिन मेरी माँ इस पेंटिंग को देख के इतना डर क्यों गई थी। मैं अपनी बस माँ की परेशानियों को सुलझाना चाहती हूँ। तो बता देती है कि तुम्हारी माँ ने एक शाओ सिन नाम की लड़की को कॉलेज टाइम पे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। वो बोलती है कि मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलती मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारी माँ ने किसी को मारा था। इसी बात को दबाने के लिए वो हर साल मुझे पैसे दिया करती थी। फिर इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। फिर वह अपनी नानी के घर में रहने के लिए जाती है और वो एक बंदे से मिलती है। इसका नाम पेशू होता है और बोल रहा है मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा शाओ। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और चुपके से मौका ताड़ के नानी के कमरे में घुस जाती है। तिजोरी खोल रही होती है कि शायद उसे कुछ प्रूफ मिल जाए, लेकिन अचानक से नानी आ जाती है तो वो छुप जाती है, डर रही होती है कहीं नानी उसे पकड़ ना ले। तभी वहाँ पे लू झाओ आ जाता है जो कि अपनी नानी माँ को बताता है कि पैसे में कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, चल के आप देख लो। एक तरीके से उसने शाओ की मदद की होती है जिससे वो नानी माँ की नज़रों में ना आ सके। इसके बाद नानी माँ बता रही होती है कि इससे ये मेरी बेटी फेंग की बेटी शाओ है। वो सोचती है कि इसी बंदे ने आके मुझे बचा लिया था और यही बंदा है लू झाओ। और थैंक यू बोलती है कि बर्थडे पार्टी में मेरे ऊपर पेंटिंग गिरने वाली थी, तुम्ही ने मुझे बचा लिया, थैंक यू मिस्टर लू झाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर पेशू आ जाते हैं जो कि अपनी दादी से बोलते हैं कि आपने मुझसे कहा था कि मेरा शादी शाओ के साथ होगा, तो आप मेरे सौतेले भाई से क्यों मिलवा रही हैं इसे। यहाँ पे शाओ बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी नानी अचानक मुझसे मिलना चाहती थी। नानी माँ बोलती हैं कि हाँ अब तुम बड़ी हो गई हो, हम सब परिवार है तो तुम्हारा शादी परिवार में ही करेंगे, तुम्हारा शादी मैं अपने पोते के साथ करूँगी। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो मिस्टर पे से शादी नहीं करना चाहती। नानी माँ बोलती हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही और ना मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारा शादी सिर्फ पे के साथ होगा। ये बात मिस्टर लू को भी नहीं अच्छी लगती। वो अपने फादर से बोलती है कि वो मिस्टर पे से शादी नहीं करना चाहती। उसके फादर बोलते क्या तुम पागल हो चुकी हो बेटी, तुम हमारी सी परिवार की डॉटर हो, तुम्हारा शादी हम लोग फैमिली में करवाएंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर तुम कैसे सी परिवार की प्रेसिडेंट बन पाओगे। और उसे शादी करने के लिए बोलते हैं। वो समझती है कि हाँ उसे करना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ परिवार की अकेली बेटी है, अगर वो शादी नहीं करेगी
तो लोगों को शक होगा। इधर वो बातचीत कर रही होती है कि उसे पे के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। अपने उसी फ्रेंड से बोल रही होती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, पे नाम का बंदा प्ले बॉय है, मोटू है, चालाक है। वो परेशान होती है कि वो मिस्टर पी से शादी उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इधर मिस्टर लू नहीं चाह रहे होते कि शेरशाह उसके सौतेले भाई पे से शादी करे। इधर हम सीन देखते हैं, मिस फैंग मिलने जाती है, अपनी माँ से बताती है कि फेफे के पति ने फिर से जुए में बहुत सारा कर्जा कर लिया, वो मुझसे पैसे मांग रही है। उसकी माँ बोलती है सब छोड़ो, अपने पति के साथ तुम एक चाइल्ड पैदा करो, क्योंकि जो तुम्हारी बेटी है हमें उसे मरवाना होगा, नहीं तो ऐसा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। अब ये सारी बातें ग्रैंडसन पे सुन लेता है, तो वही दवा वो शीशाओं के मिल्क में मिला देता है, उसके कमरे में घुस जाता है। वो तो डर जाती है शीशाओं की, मिस्टर पी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, तो उसे लात मार के गिरा देती है, उसके सर पे भी मार देती है। उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है और सीधा किसी अनजान कमरे में घुस जाती है। एंड वो कमरा मिस्टर लू शू का होता है। अब इधर बाहर से मिस्टर पे उस कमरे को खोलने के लिए अपने लोगों को बुलाते हैं। इधर वो गिरने वाली होती है तो लू शाओ उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर पे अंदर आता है। लू शाओ बोलता है कि भाई मैं अभी नहा रहा हूँ, क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो? अब बोलता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। मिस्टर पे को लगता है कि हाँ शायद इस कमरे में कोई भी नहीं है। पे के जाने के बाद शाओ बाहर आती है और मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई। उठने का कोशिश करती है तो फिसल के गिर जाती है। फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम मुझे याद नहीं करती? वो हैरान होती है शब्द को सुन के। वो उसे बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको तुमने एक बार बचाया था छोटे लड़कों से। वो कहती तो तुम वही हो पार्टी वाले लड़के? वो कहता हाँ मैं वही लड़का हूँ, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इसके बाद वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती, दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लू शाओ फैसला करता है कि वो शाओ का शादी पे के साथ नहीं होने देगा, तो वो कुछ प्रूफ लेके जाता है। प्रूफ दादाजी को दिखाता है कि पे ने कितना सारा घपला किया है। ये देख के दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर ये सारी बात पे को पता चलती है तो वह अपनी दादी से बोलता है, दादी उस नाजायज़ बच्चे ने मुझे दादाजी से अब्रॉड भेजने का फ़ैसला करवा लिया है। दादी बोलती कि तुम्हारे दादाजी अभी बहुत गुस्से में हैं, तो तुम अभी अब्रॉड चुपचाप चले जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कंपनी का मालिक कभी भी बनने नहीं दूंगी। ये मत भूलो कि हम लोगों ने उसकी माँ को मरवा दिया था। अगर तुम चुपचाप इस फैमिली को हथियाना चाहते हो तो अपने दादाजी का गुस्सा ठंडा करो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। तो वो मान जाता है। इधर वो अपने फादर मिस्टर साई से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मिस्टर पे तो अब्रॉड जा रहे हैं। उसके फादर बोलते ठीक है फिर तुम्हारा शादी कैंसिल होता है। इधर लू शाओ को कंपनी का मालिक बना दिया जाता है, क्योंकि पे शाओ तो होता ही नहीं, वो तो अब्रॉड चला गया होता है। और लू शाओ ने चुपके से कंपनी के 60% शेयर अपने नाम पे कर लिए होते हैं। तब भी वो एक डिटेल शाओ के पास भेजता है। शाओ को पता चलता है कि उसकी नानी और उसकी दादी 20 साल से एक स्कूल पर डोनेट कर रही हैं। वो परेशान होती है कि ये इस स्कूल पर डोनेट क्यों कर रही है। वो उस स्कूल का पता लगाती है तो वही स्कूल निकलता है जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। वो वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है तो प्रिंसिपल उसे कुछ भी प्रूफ नहीं बता रहा होता, तो वो सोचते हैं कि वो कैसे प्रिंसिपल से सच उगलवाए। प्रिंसिपल तो बोल रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी तो सी फैमिली से बिलोंग करती है। तब तक वहाँ पे लू शी भी आ जाता है। लू शी तो कंपनी का मालिक बन गया होता है, तो प्रिंसिपल को सच बोलने के लिए कहा जाता है। लू जॉब बोलता है मैं कंपनी का मालिक हूँ, अगर तुम मुझे नहीं दिखाओगे कि तुमने 20 साल तक डोनेट किया हुआ पैसा कहाँ लगाया है तो फिर मैं आगे डोनेट करना बंद कर दूँगा। इसके बाद वो उसे एक जगह लेके जाता है कि हमने ये फुटबॉल एरिया में बहुत सारा पैसा लगाया है। फुटबॉल एरिया को देख के उसे कॉलेज टाइम की याद आ जाती है कि कॉलेज टाइम पे ही मैंगो से ऐसे ही परेशान किया करती थी, तो काफ़ी डर जाती है। लुझाओ बोलता है क्या तुम ठीक हो? प्रिंसिपल ने ये बात मैडम फैन को बता दी होती है कि आपकी बेटी यहाँ पे आई है। वो बहुत ही परेशान होती है और सीधा अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ बोलती है कि यह मत बोलो कि पे अब्रॉड में है, तो कंपनी का मालिक लू झाओ ही है, तो लू झाओ को हर जगह चेकिंग करनी होगी कि सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये एक आम बात है। नानी माँ फ़ोन करती है शाओ के पास, लेकिन फ़ोन लुझाओ उठा लेता है, बोलता है कि शाओ बाथरूम गई है। ये देख के नानी माँ बोलती तब तो अच्छा है ठीक है, फिर फ़ोन काट देती है।
फिर वो बातचीत करती है कि यहाँ पे जो स्टेडियम था, फुटबॉल स्टेडियम, उसमें जो जो जिम थी वो बहुत ही नई लग रही थी, पक्का वहाँ कुछ छुपा होना चाहिए। तो फिर वो दोनों जगह खुदाई करवाते हैं और खुदाई चल रही होती है। लिटिल शाह को कंफर्म होता है कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छुपा होगा। और जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है, प्रिंसिपल से बोल रही होती है तुम इतनी डरे हुए क्यों हो। प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि तुम मेरे होते हुए यहाँ पे खुदाई नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे उसे ज़मीन में हड्डियाँ मिल जाती हैं। अब जब ये बात मैडम फैंग को पता चलती है तो अपनी बेटी पे गुस्सा करती है कि तुम वहाँ पे स्टेडियम पे क्यों गई थी, तुमने स्टेडियम को क्यों खुदवा दिया। अब ये सारी न्यूज़ हर सर्च में आ जाती है। तभी अचानक से न्यूज़ गायब हो जाती है तो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। फादर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के बारे में बहुत सारी अफवाह थी, इस वजह से सारी फैमिली के स्टॉक गिर रहे थे, तभी मैंने सारी जितनी भी न्यूज़ थी मैंने उसे गायब करवा दी। इधर जो मिस्टर लू झाओ होते हैं उन्होंने उस हड्डियों के कुछ पीसेस भेज दिए होते हैं हॉस्पिटल में चेकिंग करवाने के लिए। ये बात शाह को भी पता चल जाती है। शाह को लग रहा होता है कि जो हड्डियाँ स्टेडियम के नीचे थी कहीं वो हड्डियाँ उसकी माँ की तो नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में पता नहीं लगा पा रही थी। उसे लग रहा था कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई है। वो काफ़ी चीज़ से परेशान होती है तो आधी रात में घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर जाते हुए उसकी सगी माँ देख लेती है। वो किसी को फ़ोन करती है, उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे रस्सियों से बांध के रखा गया होता है। अब जो मिस्टर डू होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि अब समय आ गया है तुम्हें मरने का। वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे मारना चाहते हैं। उसके फादर बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, तब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तब तक वहाँ पे सही टाइम पे लू झाओ आ जाते हैं जो कि डू को धक्का मारते हैं और शाह को वहाँ से बचा के लेके जाते हैं। डू ये सारी बात अपनी लवर मैडम मैंग को बता देते हैं कि तुम्हारी डॉटर भाग गई है। मैडम मैंग बोलती हैं कि मेरी माँ ने और भी इंतज़ाम कर रखे हैं, चिंता मत करो। वो थैंक यू बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची। वो बोल रहा था कि मैं हर खाते की जांच कर रहा था, किसी फैमिली कहाँ का पैसा लगाती थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मिल जाओगी। अब दोनों कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं तभी एक ट्रक आता है जो कि उनकी कार को ठोक देता है। लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी होती है, दोनों जिंदा बच जाते हैं। लेकिन चोटें बहुत ज़्यादा आई होती हैं और ख़ास करके चोट लू झाओ को आई होती है। लू झाओ बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता और वह ऐसा लिटिल शाह से बोल रहा होता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लू झाओ की जान बहुत ज़्यादा खतरे में होती है। डॉक्टर से पता चलता है इलाज किया गया है, अब मरीज़ की जान खतरे से बाहर है। अब वो उसी के पास में बैठी होती है तभी वो उसे मैसेज करती है। उसे पता चल जाता है कि 18 साल से जो उसे हर सीक्रेट बात पता चल रही होती है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लू झाओ होता है। वो तो हैरान हो जाती है जब उसे पता चल जाता है कि लू झाओ से लव करता है। इधर वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ बोलती है 9 महीने तक मैंने तुम्हें अपने पेट में पाला, लेकिन तुम मुझे को मारना चाहती हो क्योंकि तुम मेरी खुद की बेटी हो। तो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, जो जैसा उसको वैसा रहने दो। और कहती है कि अब कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। तो अपनी माँ से हाँ बोलती है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानी होती। बेबी शाह वो उस जगह जाती है जहाँ पे वो रहा करती थी अपनी असली माँ के साथ। वो बोलती है कि यहाँ पे शाह सिंह नाम की लड़की और उसकी माँ रहती थी, वो दोनों लोग कहाँ गए। तो उसे एक अंकल से पता चलता है कि जब शाह की माँ स्कूल में गई थी तब उसे पता चला था प्रिंसिपल से कि जो उसकी बेटी है वो एक अमीर लड़के के साथ भाग गई है। और ये बात कॉलेज की लड़कियों ने बोला था, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। तो वो एक मैंग नाम की लड़की पे घर पे घुस गई थी, लेकिन मैंग नाम की लड़की ने उसे धक्का दे दिया शाह सिंह की माँ को, जिससे वो वहीं पे ही मर गई। अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो हड्डियाँ जहाँ रखी गई होती हैं वहाँ पता करने गई होती है क्या ये हड्डियाँ उसकी माँ की है। तभी अभी कोई उसे मारने के लिए आया होता है और पता चलता है यह आदमी उसकी नानी माँ के लिए काम किया करता था। और बोलता तो तुम उसकी डॉटर हो। वो बोलती तुम क्या मेरी माँ को जानते हो। वो बताता कि तुम्हारी माँ को मैं मारने जा रहा था, लेकिन वो बहुत लाचार दिखी तो मैंने उसकी जान बचा दी। और वो बोलता कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है लेकिन वो अभी पागल खाने में होगी। और कहता मैं काम पैसों के लिए करता हूँ, लेकिन मैं किसी को जान से नहीं मारता। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है और देखती है कि उसकी माँ ठीक है।
उसकी माँ बोलती है कि मुझे पता था कि मेरी बेटी शाओसिन मुझसे मिलने के लिए आएगी, मुझे भगवान पे विश्वास था, देखो मेरी बच्ची ज़िंदा है। अब वो झाओ से बोलते हैं कि क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहते? वो कहता है मैं अपनी माँ का बदला लूँगा। शी शाओ के फॉरहेड पे किस करता है और अपना लव कॉन्फेस करता है। इधर सारी न्यूज़ बाहर आ जाती है कि मैडम मैंग ने अपने कॉलेज टाइम पे किसी लड़की को धक्का दिया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इधर नानी माँ को देखते हैं जिनके ऊपर लो झाओ इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने मेरी माँ को मरवा डाला था। वो बोलती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लो झाओ बोलता है मेरे पास प्रूफ है। अब इधर जो माँ बेटी होती है आपस में लड़ाई कर रही होती हैं, जहाँ पे मैडम मैंग बोलती हैं कि आप शुरुआत से कभी मुझे प्यार करती नहीं थी, बस आपको हर अमीर चाहिए था, पैसा चाहिए था। प्यार तो सिन शाओ की माँ उसे किया करती थी। मैं हमेशा उससे जलन करती थी कि वो सुंदर भी नहीं थी ना खूबसूरत थी, तब भी उसकी माँ उससे प्यार करती थी। और एक तुम हो जो कि मुझे प्यार नहीं करती और आपस में लड़ जाती है और मैडम मैंग अपनी असली माँ को बिल्डिंग से धक्का दे देती है। अब यही बात वह अपने लवर डू को बता रही होती है और मिस्टर साई सामने से देख लेते हैं, जहाँ पे मिस्टर साई को बता देती है सच सच कि मिस्टर साई मैं आपकी बेटी नहीं हूँ बल्कि मैं मिस्टर डू की बेटी हूँ। और ये देखने के बाद तो मिस्टर डू धक्का दे देते हैं मैडम फेंग को। मैडम फेंग को ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होती है मिस्टर डू के बच्चे से। तो मिस्टर डू भी मिस्टर साई को चाकू मार देते हैं। इधर मैडम मैंग हेल्प मांगती है अपने लवर से कि मुझे जेल नहीं जाना, तो वो उसकी जगह जेल चला जाता है। इधर मैडम फेंग बोल रही होती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसी बेटी हो जिसने अपना पूरा परिवार ख़राब कर दिया। वो बोलते मैं आपकी मदद करूँगी और उसे पागल खाने पहुँचा देती है। वो बोलते कि तुम जैसी मेरी बेटी कोई नहीं है। इसके बाद वह अपने लवर लो झाओ से शादी कर लेती है। अभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मैं शीन शाह हूँ, वही लड़की जिसे तुमने कॉलेज टाइम पे धक्का दिया था और जो कि मर गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारी बेटी बना के भेज दिया। ये सुनने के बाद तो उसकी मदर की हालत ख़राब हो जाती है और उसका डेथ हो जाता है। अब वो लो झाओ के साथ हैप्पी होती है और अपनी माँ के साथ। तो ड्रामा ख़त्म होता है।